हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षाओं में अधिकांश आ जाते हैं, जो लगभग पिछले जितने भी एग्जाम में ये प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस लेक्चर में सम्मिलित किया है और आगामी परीक्षाओं में जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है उन सबको इसमें मैंने सम्मिलित किया है। तो चलते हैं संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, प्रारंभ में ही मैं 3 से 4 पॉइंटों को बताना चाहता हूं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो पहले प्रश्न का आंसर है कि संविधान की प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान की प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जानकारी हमने इस लेक्चर में सम्मिलित किया है। तो चलते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके बाद अन्य देशों ने भी संविधान की प्रस्तावना को अपने देश के संविधान को बनाते समय इसमें सम्मिलित किया है। प्रस्तावना किसी देश की संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है, जो संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और यहाँ से एक प्रश्न अधिकांश पूछ लिया जाता है कि संविधान का परिचय पत्र, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो प्रसिद्ध और प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने इस कथन को दिया था, जो बहुत अधिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यहाँ से एक बहुत अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन से शब्दों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का अर्थ और व्याख्या। कभी प्रस्तावना में जैसे धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है, तो ये शब्दों का अर्थ है बच्चों की समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने इन शब्दों की भी व्याख्या इस भाग में की है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड को संप्रभुता। फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों को आंतरिक अथवा बाहरी रूप से स्वयं हल करता है। अगला है आपका समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इस प्रकार के समाजवाद को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहां पर उद्योगों में निजी और सरकारी दोनों उद्योग साथ साथ काम करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस प्रकार के जो है लोकतंत्र को लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में के रूप में जाना जाता है। अगला इसमें है समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है
भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। यानी भारतीय समाजवाद वैसे तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, परंतु जो भारतीय समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। फ्रेंड्स, आपने मार्क्सवाद के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, जो जर्मनी के महान दार्शनिक थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष, हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अर्थात सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं करेगी। सरकार सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी और उनके लिए समान रूप से काम करेगी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस प्रकार से काम करता है, आप इसमें एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड का ले लीजिए। स्विट्जरलैंड में जब भी कोई संविधान में बदलाव होता है या नए नियम बनता है तो वहां पर जनता की वोटिंग कराई जाती है। इसको बोलेंगे वहां पर जनता कानून बनाने में भाग लेती है। दूसरा है इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है और यह दो प्रकार का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है राष्ट्रपति लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और राष्ट्रपति लोकतंत्र में राष्ट्रपति के हाथ में संपूर्ण पावर रहती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राजा या रानी होती है, जैसे ब्रिटेन, और राजा और रानी खत्म होने के बाद में उन्हीं का लड़का या उन्हीं का वंशज कोई राजा और रानी के पद पर बैठता है, इसी को राजशाही कहते हैं, जैसे ब्रिटेन। जबकि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसको हम गणतंत्र कहते हैं। भारत एक गणतंत्र है, अर्थात यहाँ का राज्य प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर निम्न निर्णय दिए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आपका बेरुवाड़ू संघ मामले 1960। उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि किस बात में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग टिक लगा देते हैं बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। वैसे बेरुवाड़ी संघ मामले को हम यहाँ ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, क्लिष्ट भाषा हो जाएगी। आप लोग इतना ही ध्यान रखें कि यहाँ से प्रश्न जो बनता है उसका हम तरीका आपको बता रहे हैं कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में ये बना था और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा, एक निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने सुना होगा, केशवानंद भारती मामला 1973 ईस्वी में। अब ये केरल के एक महात्मा थे जिनका नाम था केशवानंद, इनकी अभी मृत्यु हो गई है हाल फिलहाल में। तो केशवानंद भारती मामला 1973 ईस्वी। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि किस मामले में, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। तो हम लोग टिक लगा देते हैं केशवानंद भारती बनाम 1973 ईस्वी, केशवानंद भारती मामला 1973 ईस्वी में। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना। नेक्स्ट इसमें
इसमें देखते हैं, ये हमारा प्रस्तावना पर संपूर्ण वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से एक बार हम फिर पढ़ दे रहे हैं जो परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर होगा उसका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न है यहाँ से कि संविधान की प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब संविधान सभा में पेश किया था? तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया था। तो दोस्तों, ये अगर हमारा वीडियो आप लोगों की पसंद आया है तो हमारे सबसे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।